Assalamu alaikum, dear students. We are studying history of class 10th, chapter 6, that is post independence era, Jammu and Kashmir on the path of modernization. Our today's topic is cultural policy. क्या सकाफती पॉलिसी जो जम्मू एंड कश्मीर नई स्टेट बन गई उनने कौन सी कल्चरल पॉलिसी अपनाई, क्या सकाफती मंसूबा रहा जम्मू एंड कश्मीर का, इसको हमें पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर्स मैंने पढ़ा था सोशल एंड इकनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। उन सोशल और इकनॉमिक रिफॉर्म्स को सप्लीमेंट करने के लिए एक कल्चरल पॉलिसी को मुरतब किया गया, कीपिंग इन माइंड कि ये एक रोशन ख्याल रहे, इसमें जदीदियत हो और ये इसमें रवादारी का निज़ाम हो, इन चीज़ों को बढ़ावा मिले। फाइन। इसके साथ साथ जो प्रिजर्व किया जाए, महफूज किया जाए जो हमारा कंपोज कल्चर है, जो मिला जुला कल्चर है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग हैं, उनके कंपोज कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए। और जो इसके साथ साथ जो बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया, उसको प्रमोट किया जाए। ये इस कल्चरल पॉलिसी का हिस्सा था। और ये जो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया गया, पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में, उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जो किसी हद तक कामयाबी हुआ जो कल्चरल एम्स थे नया कश्मीर मैनिफेस्टो के, उनको बरोए कार लाने में। इसके साथ साथ जो बख्शी गुलाम मोहम्मद की नुमाया खुशती है कि उसने यहाँ पर जो जो हमारे पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको काफ़ी पैटर्नेज दी, उसको काफ़ी बढ़ावा दिया। इसमें हम जो कल्चरल पॉलिसी है इसमें हम 4 जुज़ पढ़ेंगे। वन इज़ कल्चरल फ्रंट, फाइन। Number 2 is Lal Rukh publication. Number 3 is Jashn Kashmir, and number 4 is J&K Academy of Art, Culture and Languages. उन 4 सब टॉपिक्स में हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 इज़ कल्चरल फ्रंट। कल्चरल फ्रंट क्या थी? एक तंजीम थी जिसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जो हमारा सिंक्रेटिक कल्चरल एथॉस है, जो हमारा कंपोज कल्चर है, जो जो हमारे इक़दार हैं, मिली जुली तहजीब है हमारी, इनको बढ़ाने के लिए कल्चर फ्रंट ने काफ़ी काम किया। इससे काफ़ी राइटर्स भी वाबस्ता थे जो मुल्क के तूल अर्ज़ में गए, उसने ड्रामा किए, परफॉर्मेंस दी ऑन थिएटर में प्रोग्राम्स किए, एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ थीम्स पर उन्हें की ताकि समाजी तब्दीली आए। जो जो प्रोलेटरिएट लाइफ है, जो वर्कर्स की लाइफ है, उन पर उनने प्रोग्राम्स किए। जो औरतों की जो स्टेट्स है हमारे समाज में, उन थीम्स पर काम किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर काम किया, और जो गाँव की मुख्तलिफ हमारी ज़िंदगी है शहरों की, उस पर मुख्तलिफ थीम्स पर काम किया। जो कल्चरल फ्रंट, इसका नाम तब्दील किया गया कल्चरल कांग्रेस 1949 में, 1949 में। और एक लिटरेरी जर्नल पब्लिश होता था थ्रू दिस कल्चरल फ्रंट, जिसका नाम था कोंगपोश। फाइन। इसे काफ़ी राइटर्स भी वाबस्ता रहे हैं कल्चरल फ्रंट से, जैसे बड़े नाम है दीनानाथ नादिम, रहमान राही, दिनोबाई पंत, सोमनाथ जुत्शी, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री और अमीन कामिल। ये काफ़ी मशहूर जो हमारे पास राइटर्स रहे हैं। इनमें जो पहला नाम है दैट इज़ दीनानाथ नादिम, ये एक बहुत बड़े प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोएट थे 20वीं सदी के, जिसने काफ़ी ओपराज कश्मीरी लैंग्वेज में स्टेज किए। फाइन। और वो एक पोएट भी, चूँकि पोएट थे, और उसकी जो सबसे ज़्यादा जो मशहूर है ओपरा है दैट इज़ बम्बर त यम्बर ज़ल। फाइन। बम्बर त यम्बर ज़ल इज़ ए स्टैरिकल पोएम जो यहाँ पर मिस्र रूल था कश्मीर में, उससे रिलेटेड। इसके साथ साथ जो प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री थे, वो भी बहुत बड़े लिटरेरी राइटर रहे हैं, लिटरेरी मूवमेंट के साथ साथ वाबस्ता है, जो खासकर डोगरी लैंग्वेज में। वो भी एक क्रिटिक पोइट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी हासिल किए, खासकर साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें लिया 1976 में। जो उसकी बुक थी बदनामी की छन, उसके लिए उसको 1976 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ उन्हें पद्मश्री भी दिया गया, जो उसने कंट्रीब्यूट किया है डोगरी लैंग्वेज और कल्चर को, उस वजह से उनको पद्मश्री भी दिया गया। इसी तरह से जो रहमान राही है, वो भी काफ़ी लीडिंग पार्ट है कश्मीरी लैंग्वेज के। उसकी जो मशहूर पोएम है दैट इज़ माफ़ी नामा, वो भी एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो उसने एक स्टैरिकल पोएम लिखी है। फाइन। और उनने भी साहित्य अकेडमी अवार्ड लिया है। इसके साथ साथ दीनोबाई पंत भी बहुत बड़े राइटर रहे हैं डोगरी लैंग्वेज के, डोगरी पोइट्री के।
उसकी जो किताब जो पाइम्स है जैसे हैं गुत्तुन, शहर पहलो पहल गए, जो काफ़ी मशहूर हुई 1944 में। उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड लिया 1985 में, जो उसकी बुक थी अयोध्या, उसके लिए। फाइन। कहने का मकसद जो बड़े राइटर्स से वाबस्ते रहे हैं कल्चरल फ्रंट से। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट लाल रॉक पब्लिकेशन। लाल रॉक पब्लिकेशन क्या है? ये इस्टेब्लिश की गई 1955 में, एक एनजीओ थी। इसका जो काम था, ये जमा करती थी और फिर जो कश्मीर से रिलेटेड लिटरेचर होगा, एक तो पहले जमा करने को कंपाइल करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मुल्क से बाहर, इस इलाके से बाहर। ख़ासकर उनने फोकस किया जो हमारे कश्मीर जो कल्चरल हेरिटेज है, जो सकाफ़त है, तो उसको उससे जो पर्टेनिंग जो कोई चीज़ उनको पब्लिश करना, ताकि लोगों को जो मुल्क से जो रियासत से बाहर जो लोग हैं उनको जानकारी मिले रिगार्डिंग रिगार्डिंग कश्मीर एंड इट्स कल्चरल हेरिटेज। लेकिन कुछ सियासी मजबूरियों की वजह से जो लाल रुख पब्लिकेशन है इसको डिसबैंड किया गया 1957 में, और ये हिस्सा बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का। फाइन। इट्स अबाउट लाल रुख पब्लिकेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे जश्न कश्मीर। जश्न कश्मीर क्या है? ये एक फेस्टिवल है। फाइन। 1956 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा एक फेस्टिवल मनाया रिगार्डिंग कश्मीर एंड इट्स कल्चर। जो हमारा कल्चर है उनकी जानकारी दूसरे लोगों तक पहुँचे, जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ तक यहाँ के कल्चर की जानकारी मिले। उस जो ने हथियार इस्तेमाल किया, दैट वाज जो हमारा रीजनल थिएटर है, जो म्यूज़िक है, जो पोइट्री है, जो डांस फॉर्म्स है कश्मीर के, तो उनकी परफॉर्मेंस उनने मुल्क भर में दी इस वजह से, ताकि लोगों को पता चले, मुल्क भर के लोगों को पता चले कि हमारी सकाफ़त क्या है, हमारा जो म्यूज़िक, पोइट्री और डांस फॉर्म्स है उनके बारे में पता चले। इट वाज अबाउट जश्न कश्मीर। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस। ये जो इदारा है ये बनाया गया 958 में। फाइन। और इसमें दोनों रीजन्स के की शमूलियत थी, जम्मूबी और कश्मीर, जो खिते थे हमारे पास। जो स्कोप था इस एकेडमी का, जो दायरा कार था, वो काफ़ी वसी था लारो पब्लिकेशन से। और इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया म्यूज़िक को, ड्रामा को, थिएटर। फाइन। जो वर्निकुलर लैंग्वेज हमारे पास डांसेस हैं वो इसका हिस्सा बन गई। और जो सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हमारे पास होती थी, जो इट वाज अंडर द परव्यू ऑफ कल्चरल एकेडमी, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी उनको अंजाम देता था हमारे पास जो कल्चरल एकेडमी थी। और इसकी जो अच्छे टाइज थे, ताल्लुकात थे साहित्य एकेडमी से, जो न्यू दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। साहित्य एकेडमी क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है लिटरेचर इंडिया में। इसको फॉर्मली इनाग्रेट किया था 1954 में, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया, दैट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू। फाइन। तो इसके साथ अच्छे ताल्लुकात थे हमारे कल्चरल एकेडमी के। जो बख्शी गुलाम मोहम्मद की जो गवर्नमेंट थी, उसने राइटर्स और पोइट्स को काफ़ी पैट्रनेज दी, और जो नए कश्मीर जो मैनिफेस्टो उनका था उसको बरोए कार लाने के लिए उनकी मदद ली। और जो लेटर जो उसके पीरियड में हुआ, जो कल्चरल इंटेलिजेंस आते हैं हमारे पास, जो राइटर्स थे, जो हमारे पास शायर थे, जिसमें दीनानाथ नादिम थे, रहमान राय, वो क्रिटिकली एवालुएट करते थे डेवलपमेंट कैंपेन, जो जो उसका तरक्की का जो मुहिम था उसमें उतनी आज़ादी थी कि वो उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते थे। फाइन। फाइन पैटर्नेज तो वही था, लेकिन उसमें ये भी था कि वो उस इतने पावर्स भी थे कि उसको तंज वो कर सकते थे। फाइन। तो जो राइटर्स थे उनने स्टायर का इस्तेमाल किया, जो हिजो का इस्तेमाल किया, तंज का इस्तेमाल किया अपनी राइटिंग में। जो नाअहली हम कह सकते हैं, या नालायकी जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में थी, प्रोग्राम्स थी, जो बख्शी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, उनको लोगों के सामने रखने के लिए उन्होंने अपनी पोइट्री का, अपनी राइटिंग का सहारा लिया। तो इतनी आज़ादी रही उनके पास, उन राइटर्स के पास, थ्रू दिस कल्चरल एकेडमी। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, जो इस चैप्टर में हमने समझा कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ पॉलिसीज़, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाए, ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है
वो इंक्रीज़ हो यहाँ के लोगों का विद हेल्प ऑफ जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम आएंगी इंडिया के साथ हो जाए। और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एड भी लाया गया दिल्ली से, और काफ़ी जो इकदाम किए गए ताकि यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। लेकिन कुछ यहाँ पर शॉर्टर इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से इन द लॉन्ग रन यहाँ पर जो रिलायंस था, सेल्फ रिलायंस, वो ख़त्म हो गया। हम ज़्यादा वही डिपेंडेंट अपॉन द एड फ्राम सेंटर, जो जो इमदाद सेंटर से आती थी हम उसी पर डिपेंड रहे। और जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो का जो मकसद था कि वो शुड बी ए सेल्फ रिलायंट स्टेट, फाइन, तो वो हम फुलफ़िल नहीं कर पाए, हम डिपेंडेंट रहे सेंटर पर। और गवर्नमेंट ने इस पीरियड के दरमियान जो नारवादारी थी, इंटॉलरेंस थी, जो उसके क्रिटिक्स थे, उनको किसी हद तक दबाने की भी कोशिश की, जो उनकी आइडियालॉजी के खिलाफ थे, उनके नज़रिया के खिलाफ थे। ये भी इस दौर में हुआ। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर एंड मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर गामजन था, और उसमें कमज़ोरियाँ भी थी। और जो हम आगे देखते हैं कि उनको किस तरह से उस चैलेंज किस तरह से फेस किया गया, that we will study in the next class. So that's all about today. Thank you very much.